बर्गर और फ्राइज का कॉम्बो ए टियर, तुम्हारा हो तुम्हारे लेफ्ट हैंड का कॉम्बो एस टियर। लेकिन हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री का कॉम्बो सिर्फ एक ही है, जो कि है शुकाई जूता गुच्ची, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है अगली रेजिडेंटल एरिया। ये बहुत ज्यादा तगड़ी वन शॉट मांगा है बाय आयुमी नातोरी, जो कि शुरू होती है एक बंदे को दिखाते हुए जो कि खून में लथपथ होता है, और हम देखते हैं कि वो किसी को कॉल मिला रहा होता है। उसकी बीवी और बच्चों पर भूतों ने हमला कर दिया होता है, और वो रोते हुए तो समझा ही रहा होता है ये सब सच है। तो हम देखते हैं कि फोन से हमें आवाज आती है कि उसको इस बंदे पर यकीन है, और हम देखते हैं एक भूत भगाने वाली को जो कि अपना काम कर रही होती है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे भूत और मॉन्स्टर्स होते हैं। पर तभी भूत भगाने वाली अपना हाथ आगे लाती है और अपनी मुट्ठी को बंद करती है। हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे शैतान होते हैं यहाँ पे फूट जाते हैं, और यहाँ पे हमें चलता है कि ये भूत भगाने वाली होती है, ये हमेशा पैसे के लिए ही काम करती है। वहीं पे उस आदमी को समझा रही होती है कि उसे बस पैसों से मतलब है, और वहाँ पे वो रोते हुए आदमी कह रहा होता है कि हाँ वो जितना चाहे पैसा वो देगा उसे। तभी औरत कहती है उससे कि शांत हो जाए और अपनी कहानी शुरू से बताए ताकि वो उस चीज को अच्छे से समझ पाए। वो बंदा हाँ में कहता है, और हम देखते हैं कि वो बंदा बता रहा होता है वो एक आम ऑफिस वर्कर है जो कि कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। उसकी एक बीवी है और एक बच्चा जो कि मिडिल स्कूल में जाता है, और एक डॉटर जो कि एलिमेंट्री स्कूल में जा रही होती है। हाल ही में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसकी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही होती है। तो सोचते कि बड़े से हाउस में शिफ्ट हो जाएं, और जो बड़ा घर सोचते हैं वो एक रेजिडेंट एरिया में होता है जो कि माउंटेन की तरफ होता है, और वो वहीं पे रहने का सोचते हैं क्योंकि उनके पुराने अपार्टमेंट से वो जगह पास में होती है। पर उसी के अंतराल में ही चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, और जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो उसकी बेटी से होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बेटी को जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। उसका बाप पूछता है कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है, और वो किस तरफ देख रही है। तभी बेटी जवाब देती है और कहती है उस कोने में वहाँ से कोई एक आदमी उन्हें देख रहा होता है, पर वहाँ पर उस आदमी को कुछ भी नहीं दिखता। पर उसी चीज पे ध्यान ना ही देते हुए वो अपनी बेटी को कंफर्ट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। पर तभी कुछ ही दिनों के बाद माँ मना भी बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। वो कहती है मेरी दीवार के ऊपर एक औरत है जो कि रेंग रही है, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अपनी बेटी की हालत को देखते ही वो एक दिमागी डॉक्टर के पास अपनी बेटी को ले जाते हैं, और इस चीज से बदलता है कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है, और उन्हें बस अपनी बेटी को देखना होगा उसके बिहेवियर को। तभी एक दिन उसकी बीवी कहती है कि वो इस घर से कहीं और चले जाएं। हम देखते हैं कि उसकी माँ ने थोड़ी बहुत रिसर्च करी होती है ऑनलाइन कि अपनी बेटी की सिचुएशन के बारे में, और इसी उम्र के अंतराल बच्चों को भूत वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं। और इसी ख्यालों के साथ उसकी माँ सोच ही रही होती है कि सच में शायद इस घर में भूत है। पर इन सब चीजों में वो आदमी नहीं मानता कि असलियत में क्या भूत एग्जिस्ट करते भी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अभी कोई सुपर नेचुरल थिंग भी हुई है, और ऊपर से उन पे इस घर का बड़ा लोन भी है जो उनको चुकाना है। पर अभी के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अभी अपनी बेटी का ध्यान रखेंगे। पर उसी दिन के बाद उन्होंने एक ताबीज खरीदा एक फेमस श्राइन से जो कि बुरी आत्माओं को दूर भगाती है, पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला होता है। हम देखते हैं कि उसकी बेटी को बहुत सारे हाथ दिख रहे होते हैं, और वो अपने पिता से कह रही होती है कि उसका साथ यहाँ पे वो ना छोड़े। पर उसका बाप भी हाँ में हाँ मिलाते हुए ही कहता है कि वो यहीं पर रहेगा। उसको अपनी बेटी की चिंता थी, पर उसके काम का प्रेशर इतना था और उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी, तो वो अपनी बेटी को निकाल देता है। पर एक रात उसकी वाइफ एकदम से ब्लीडिंग कर रही होती है, और उसके ना चाहते हुए भी उसके बाप को हॉस्पिटल जाना होता है। अपने बड़े बेटे रियोसुके से कहता है कि वो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखे जब वो यहाँ पे घर पर ना हो। पर पापा मैं अकेला नहीं रहना चाहता मनामी के साथ। वो ये बात ही कह नहीं सकते कि वो दोनों सिविलियंस है, पर कुछ भी हो मेरा बेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि मेरी बेटी अनशरण बातें कह रही होती है। तभी वो बंदा अपने बेटे को समझा रहा होता है। उसे कहता है कि उसने एक वादा भी किया था जिसमें वो अब मनामी का ख्याल रखे जब माँ नहीं रख पाए। तो इसके बाद उसके बेटे ने ना चाहते हुए भी अपने बाप की बात मानी, पर किसे क्या ही पता था कि आगे जाकर ये सब भी हो जाएगा। जाओ अपने सेकंड फ्लोर में जाओ और जाके सो जाओ। नहीं मैं अकेले नहीं जा सकती,
वहाँ पे बहुत सारे हाथ हैं जो कि मुझे पकड़ लेंगे। मैंने कहा तुमसे चुप हो जाओ साड़ी, तू पूरी तरीके से पगला चुकी है, तुझे क्या ये बात समझ में नहीं आती? हमारा परिवार मुसीबत में है क्योंकि तेरी वजह से। और यहाँ पे उसकी बहन रो ही जा रही होती है। भैंस की आंख। तो सच्ची में लगता है कि रोना इन सब दिक्कतों को ठीक कर देगा। मैं कह रहा हूँ बस अपने सेकंड फ्लोर में जाओ। उसकी बेटी मना ही करी जा रही होती है बार बार। वो कह रही होती है मेरी बात सुनो, एक बार यहाँ पे आकर एक बार देखो रही उसके, इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और वैसे भी मेरा रूम पहले फ्लोर पे है। पता भी रही उसके, वो सीढ़ियों से नीचे आता है और हम देखते हैं कि उसकी बेटी की आवाज फेड हो रही होती है। पता भी रही उसके को ये एहसास होता है और वो सीढ़ियों की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ नीचे गिरते हुए आ रहा होता है और रियोस के वहाँ पे देखता है और हमें दिखता है मनामी का कटा हुआ सर जो कि जमीन में आके गिरता है। और उसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो इसकी बहन का कटा हुआ सर कह रहा होता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और इसे देखते हुए वो बहुत ज्यादा घबराता है और अपने पैंट में मुंह देता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और दूसरे सीन पे देखते हैं कि उसका बाप और उसकी बीवी का मिस कैरेज हो चुका होता है और उसे पुलिस की तरफ से कॉल आता है कि उसकी बेटी मारी जा चुकी होती है। और उसी वक्त उसका बेटा बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रो रहा होता है और अपने नेबर से कह रहा होता है कि पुलिस को कॉल मिला है। उसका सर जो कि धड़ से अलग हो चुका होता है, पर जिसको ये बात पता थी वो सिर्फ उसका बेटा था। ना ही पुलिस ना ही किसी डॉक्टरों को, किसी को भी नहीं पता चला कि उसकी बेटी का मरने का कारण क्या था और जो केस है कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। और उसी घर की इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ही पुलिस पे कई बार हमले भी हुए, पर वो ही बस एक एक्सीडेंट ही थे और उनकी फैमिली को कहा गया कि वो उस अपार्टमेंट में वापस ना जाए। मेरी बीवी ने और मेरे बेटे ने कैसे न कैसे करके अपने आप को संभाला ही होता है, पर उसके वक्त तक उसका बेटा पूरा पगला जाता है और अनशन बके जा रहा होता है कि मनामी गुस्सा है और वो उसे मारना चाहती है। और उसका डैड उसे बता ही रहा होता है, उसे संभाल रहा होता है कि रियोस्के उसकी बहन अब यहाँ से जा चुकी होती है। पर असलियत में रियोस्के को अपनी बहन अपने साइड में ही दिख रही होती है। उसके माँ बाप दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और वो यही कह रहा होता है कि उसके साथ नहीं रहा तो इसलिए मनामी अब उसे मारना चाहती है। और हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी बीवी रो रही होती है और वो यही बात रिपीट पे कह रही होती है कि उसे इस घर से बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था और मनामी सही थी। सच्चे में इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत है, यहाँ पे कोई भूत और या फिर कोई और। पर वो अड़ियल बंदा अभी भी अपनी बात पर टिका होता है कि इस घर में कोई भी नहीं है और भूत वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते। और हम देखते हैं रियोस की एक खतरनाक सा पैनल। साला इसे देख के तो मेरी भी फट गई, इनकी कैसे नहीं फटी होगी। ओके, नीचे पैनल फट भी गई है। माँ सही थी, यहाँ पर एक भूत है। और यहाँ पे उसका बाप घबराते हुए पूछता है रियोस के क्या तुम अपने रूम में सो नहीं रहे थे? मनामी का खून हुआ एक भूत के द्वारा। और तभी रियोस के बेड के पास आके वो रो रहा होता है और वही सब कह रहा होता है। उसकी बहन की आवाज उसे उसके दिमाग में आती है और कह रही होती है वो वापस आएगी इस जगह पर उस वक्त तक जो भी उसके कह रहा था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था उन सबको समझने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा डरा भी हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद ही हमें पता चलता है उसकी बीवी वापस से प्रेग्नेंट हो गई होती है। और यही बात अपने हस्बैंड को समझाते हुए कह रही होती है वो इन्होंने कुछ किया भी नहीं होता है इस समय पर और वो किसी के साथ ऐसा कर भी नहीं सकती। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वो हॉस्पिटल में जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वहाँ पे वो डॉक्टर बता रहा होता है कि ये एक फैंटम प्रेगनेंसी है, कि उसकी वाइफ को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है पर असलियत में वो है नहीं। उसकी बीवी वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसके पेट में ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट से कोई लात मार रहा हो और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पेट को काट कर देखें और उसके अंदर से वो चीज बाहर निकालें। और जितने भी हॉस्पिटल वो जाते हैं सेम ही चीज भी उन्हें पता लगती है। और एकदम से जब वो घर आते हैं और हम देखते हैं वो नानामी है। तुम्हें याद है उसने कहा था कि वो वापस आएगी। और हम देखते हैं रियोस्के के हाथ में एक बड़ा सा नाइफ होता है और तभी वो बंदा रियोस्के को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मनामी यहाँ से बहुत पहले जा चुकी है। और रियोस्के कहता है नहीं वो यहीं पर है। पहले मैं सोचता था कि भूत असलियत में होते नहीं है, पर जब से मनामी मरी क्योंकि मैंने उस पर यकीन नहीं किया। तो हम देखते हैं उसकी बीवी को यहाँ पे कुछ हो रहा होता है, वही फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसकी बीवी के पेट से कुछ बाहर निकलता है और हम देखते हैं एक अजीब सी एंटिटी। और यहाँ पे उसको कह रहा होता है कि वो मनामी है, पर हमें क्लोजर लुक देखते हैं और वो कुछ अजीब सा मॉन्स्टरस जैसा लग रहा होता है। इसे देखकर उसके बाप की तो फटके 42 हो जाती है और उसके को समझा ही रहा होता है, पर एकदम से वो एंटिटी रियोस्के के ऊपर छलांग लगा देती है और उसे पकड़ लेती है तेजी से। हम देखते हैं कि वो एंटिटी रियोस्के को पीछे से पकड़ के पूरा मरोड़ देती है और उसका बाप पीछे बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। पर एकदम से वो एंटिटी पीछे मुड़ती
होती है और उसकी नजर उसके बाप के ऊपर जाती है। उसका बाप सोच रहा होता है कि क्या सच में ये नानामी है। उसके पास ही वो नाइफ होता है और वो उठाता है, मुझे बताओ असल में तुम हो क्या। और तभी एकदम से वो एंटिटी उसके पास आ रही होती है और बूम, उसके बाद वो अपनी सूझबूझ वहाँ पर खो देता है और उसे बस यहाँ पर इतना ही याद होता है। पर जब वो उठता है वो कुछ कारण की वजह से वो अपने नए घर के लिविंग रूम में आ जाता है और उसे लगता है कि ये बस एक नाइटमेयर है। पर हम देखते हैं बहुत सारी घोस्टली फिगर को जो कि फैमिली को चीड़ फाड़ कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो पूरा घर उस भूतों से इन्फेक्टेड होता है। पर जब तक उस बंदे को ये एहसास होता है वो घर वैसा ही होता है जैसे कि मानामी ने बताया था। वो बंदा इतना डर जाता है कि वो अपने घर से बाहर निकल के आ जाता है। पर वो बंदा कितना भी ट्राई करे उस घर से भागने का, वो उसी सेम जगह पर वापस आ ही जाता है। थक हार कर पुलिस वगैरह को कॉल मिलाता है, हॉस्पिटल को कॉल मिलाता है, पर कोई भी उसकी बातें सुन नहीं पाता। और हमें पता चलता है कि वो बंदा सिर्फ उस एग्जॉस्टिस से बात कर रहा होता है और उसी भूत भगाने वाली को उसकी बात सुनाई दे रही होती है। तो वो एग्जॉस्टिस सारी बात इसकी समझ जाती है, उसके घर के पास आ ही रही होती है। वो अपना एड्रेस पता नहीं लगता है पर वो औरत यहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर माफी मांगती है लेट आने के लिए, पर वो अपने दूसरे कामों में बिजी थी जो कि हमने पीछे देखा भी हुआ होता है। तभी उस औरत को ये स्टोरी जो उस बंदे ने बताई होती है वो एकदम सुनी सुनी लग रही होती है। वो बताते हुए कह रही होती है, तो ये सब 5 साल पहले हुआ, तुम्हारी बीवी मारी गई, उसके पेट से कोई चीज बाहर निकली उसको फाड़ते हुए, तुम्हारा बेटा मारा गया अपनी बॉडी को उल्टा टेढ़ा करने की वजह से, किसी अननोन रीजन की वजह से, और तूने इस्तेमाल किया एक चाकू का अपनी गर्दन पे और वो मारा गया। और उसने बताया था कि उसकी बातें पुलिस या फिर हॉस्पिटल वाले और कोई भी उसकी बात सुन नहीं पा रहा था क्योंकि वो अब खुद एक भूत बन चुका होता है। और पता चलता है कि 5 साल पहले उसकी फैमिली मारी जा चुकी होती है। पर चाहे वो अब खुद भूत बन ही चुका हो पर वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ की आत्माएं, ये जगह है, उसकी फैमिली को वो लोग पोजेस कर चुके हैं। और क्योंकि उस औरत के पास स्पिरिचुअल पावर है तो वो जानती कि जितने भी लोग मरे हैं वो सारे उस पहले की महामारी से मरे होते हैं। बहुत सालों पहले की बात है, यहाँ महामारी फैली थी इस गाँव में और इसी महामारी से बचने के लिए गाँव वाले ने सोचा लोगों को सैक्रिफाइस करने का एक ना बचने वाले भगवान को। और इत्तेफाक से ही एक विलेजर की लड़की को वो महामारी से ठीक भी हो गई। और तभी उन सब विलेजर ने सोचा कि वो भगवान और सैक्रिफाइस मांग रहे हैं उन लोगों का, तो वो उन सब लोगों को मारते गए। पर अंत तक ही महामारी के चलते सारे गांव वाले मारे गए। उन गांव वालों की डेथ के बाद भी जितने भी लोग थे वो ये मानते थे कि सैक्रिफाइस के बाद भी उनके नॉन एग्जिस्टिंग गॉड उनको वापस जिंदा कर ही देंगे। उसके बाद ही ये रेजिडेंट एरिया बनाया गया और उसको ये लगता है कि ये जो सारी आत्माएं हैं वो और लोगों को ढूंढ रही है सैक्रिफाइस करने के लिए और उसकी फैमिली इस सब चीजों में आ गई क्योंकि वो यहाँ इस रेजिडेंटल एरिया में आ गए। और यहाँ पे वो बंदा पगला ही रहा होता है कि उसे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर अब वो यहाँ पर आ गई है तो उसकी फैमिली को बचा ही लेगी क्योंकि वो एक महान इंसान है। पर ये बात वो बंदा नहीं समझ पाता कि उसकी फैमिली पहले ही मारी जा चुकी है और उसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे वो बंदा चिल्ला के कह ही रहा होता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, वो बस एक आम सी जिंदगी जी रहा था। पर एकदम से वो औरत क्रीपी मुंह बना के कहती है, हाँ तुम्हारी बात सही है पर तुमने कुछ किया नहीं। जब तुम्हारी बेटी ने कंप्लेन किया कि उसके भूत दिख रहे हैं और जब तेरी बीवी डरी हुई थी और कहती थी कि वो यहाँ से चले जाएं, पर वो माना नहीं, वो अपनी सिचुएशन का जिम्मेदार खुद है। उसी के फैसले की वजह से अंततः उसे इस चीज में पड़ना पड़ा। यहाँ पे वो रो ही रहा होता है और वही औरत उससे पैसे की मांग कर रही होती है, वही 3 मिलियन के लिए। वो बंदा होता है क्या? वही औरत यही कह रही होती कि उसने उससे पहले भी ये पैसे की बात की थी कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। पर यहाँ पे वो बंदा कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर उस औरत को पैसे नहीं मिले तो वो ये काम नहीं करेगी। वो भी बंदा पूरा मेंटली टूट जाता है और उससे कहता है कि पैसा, बेवफा कोई पैसा नहीं है, मैं तो पैसा नहीं दे सकता। तभी औरत वो इस चीज को समझते हुए यहाँ से जा ही रही होती है, पर एकदम से वो गिड़गिड़ा के बंदा माफी मांग रहा होता है और कहता है मुझे माफ करना, तो बस मुझे इस सफरिंग से आजाद कर दो। वो कहता है कि वो अपना सब कुछ, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना सब कुछ वो दे देगा उसे। वैसे भी वो औरत मान जाती है और वो उसके घर की तरफ जा रही होती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे घोस्टली फिगर जो कि फैमिली से चीर फाड़ कर रहे होते हैं और एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा भाई तू है ओके। और उसकी बेटी यहाँ पे चिल्ला रही होती है कि उससे बचा लो, उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहाँ पे बस वो बंदा रो ही जा रहा होता है। पर तभी एकदम से वो औरत कुछ कहती है हार्ट, और उसके कहते ही सारी स्पिरिट खड़ी हो जाती है और उस
की तरफ कूदने लगती है। पर तभी वो औरत अपना हाथ उठाती है और उन सारी स्पिरिट्स और गोस्ट वगैरह को दूर कर देती है। और हम अगले पैनल में देखते हैं कि उन सारे गोस्ट के चीथड़े उड़ चुके होते हैं। अब जबकि यहाँ पे उसका काम हो ही चुका है तो अब सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। यहाँ पे अपने सभी परिवार का नाम लेके वो कह रहा होता है कि उसे माफ कर देना, पर उसकी बेटी वहाँ पे कहती है क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसका बाप यहाँ पे फूट फूट कर रो ही रहा होता है और जवाब कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब वो आराम से सो पाएंगे। पर अगले में हम देखते हैं वही तगड़ी वाली घोसली फिगर जो हमने पहले देखी थी वो सामने खड़ी होती है और उसकी बेटी वहीं से चिल्लाते हुए कह रही होती है, और या फिर ये घोसली फिगर ही कह रही होती है। आई डोंट नो, मेरे को यहाँ से टेक्स्ट से पता नहीं चल रहा है, पर चलो हम सब। अभी भी यहाँ पे वो बंदा फूट फूट कर रो रहा होता है। हम एक साथ चलते हैं स्वर्ग की तरफ। हम देखते हैं वही औरत का चश्मा नीचे गिर चुका होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और साथ ही हम देखते हैं उसका गला कट चुका होता है और वहां से खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि अगले सेकंड ही वो पूरी फट जाती है। वही सब देख के वो बंदा पीछे देखता है, वो हैरान होता है और हम देखते हैं कि वही एंटिटी उसके निचले हिस्से पर बैठी होती है। उसे देखकर बहुत ज्यादा घबराता है और चिल्लाता है, पर वो एंटिटी उसके ऊपर भी झपट्टा मार देती है और उसके भी बंदे के चीथड़े उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि सारी स्पिरिट, बंदा और सब कुछ खत्म हो चुका होता है और बस वहाँ पे वो एंटिटी खड़ी होती है। खैर वो बंदा पहले से ही मरा हुआ था पर उस एंटिटी ने उसे कम्प्लीटली खत्म ही कर दिया। और कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि उस रेजिडेंट एरिया पे जो वो औरत आई थी वो किसी अननेचुरल डेथ की वजह से मारी जा चुकी होती है और हमें पता चलता है कि अभी भी वहाँ पर वो एंटिटी एग्जिस्ट करती है और अगर यहाँ पे कभी भी कोई भी आता है वो एंटिटी उसको अपने पास अट्रैक्ट करती है और उसको खत्म कर देती है। तो बस अभी के लिए बस ये इतना ही था। ये रही मेरी कुछ नई वीडियोस जो कि मैं आपको इन सभी में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।